जितना आसान है ये कह देना कि महिलाएं अकेले कुछ कर नहीं सकती, उतना ही मुश्किल होता है जब महिलाएं कुछ कर रही होती हैं तो उनके साथ चलना, उनकी सहभागिता में कदम से कदम मिलाना। उतना ही मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि कोई महिला, कोई स्त्री अपने भरोसे, अपने बदौलत अपने मुकाम को हासिल कर रही है। नारीनामा इसी सफ़र की कहानी को कहने की कड़ी में एक कदम है। आज नारीनामा में बहुत सारी औरतें आई हैं, बहुत सारी महिलाएं आई हैं जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग मुद्दों पर लिखती, पढ़ती, बोलती और अलग अलग काम कर रही हैं। उन सबके इतर हम आज उन सभी महिलाओं से धीरे धीरे बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी नारीनामा की, क्यों ज़रूरत पड़ी एक स्त्री के सफ़र को कहने की। आज इसी कड़ी में हम शिबा असलम फहमी जी के साथ हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे मुद्दों पर लिखती, पढ़ती, बोलती रहती हैं, बहुत मुखर हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के इनकी इतनी साफ समझ है कि कई बार हम खुद इनके लिखे हुए से एक संदर्भ लेकर के बात करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ठीक है, शिबा जी को पढ़ते हैं, उसमें से समझ आए। शिबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। नारीनामा को शुरू करने के पीछे या नारीनामा को आज के ही दिन करने के पीछे क्या ऐसे क्यों लगा कि आपको इसी दिन करना है? देखिए श्वेता, ये बहुत अफसोसनाक है कि हमें 16 दिसंबर भी दर्ज करना पड़ा है अपनी डायरीज़ में, और इस देश में 16 दिसंबर हमेशा जिस वजह से याद किया जाएगा उसके लिए हमें अपने आप से शर्मिंदा होना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब 16 दिसंबर का इतना बड़ा मूवमेंट हमने आपने सबने मिल करके खड़ा किया और उसके नतीजे में जो कानून हम चाहते थे वो कानून भी हमें मिल गया, उसके बावजूद और भी ज़्यादा जघन्य कांड होते रहे और वो रुक नहीं रहे, वो बढ़ रहे हैं। तो जब वो रुक नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, तो हम भी थक के या शांति से बैठ नहीं सकते थे। सवाल ये है कि वो क्या वजह है कि सख्त से सख्त कानून देने के बावजूद ये नहीं रुक रहा है। ये इसलिए नहीं रुक रहा है कि जब हम अपने घरों में बेटे और बेटियों का निर्माण कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर जस्टिस की बात नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने परिवारों के अंदर जेंडर जस्टिस को नकार करके सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन या यौन शोषण और यौन अत्याचार और यौन क्राइम के ऊपर हम एक मूवमेंट खड़ा करते हैं, तो वो चीज़ों को बदल नहीं पाता है। जिस दिन परिवारों के अंदर बेटियां मजबूत पैदा की जाएंगी, मजबूत बनाई जाएंगी, जिस दिन परिवार के अंदर, याद रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई अपने परिवार में एक वीरांगना बनी थी और उसके बाद जीवन में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वो हर जगह वीरांगना थी। अगर एक कमज़ोर महिला को, एक कमज़ोर इंसान को आप घर के बाहर भेजते हैं, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो काम करने की जगह हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, ये चाहे जो भी हो, वो हर जगह परास्त होती रहेगी। जब एक मजबूत इंसान को आप बाहर भेजते हैं, वो हर जगह अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करता है, अपने अधिकार की भी रक्षा करता है और दूसरों की भी रक्षा करता है। तो ये वीरांगनाएं अपने परिवार में, मायकों में, माँ बाप के घर में रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई पैदा की जाती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एक बहुत, चूँकि हम जब बात नारीनामा के सफ़र की कर रहे होते हैं तो एक बहुत ज़रूरी बात हमारे सामने जो होती है, और इस सवाल पे मुझे लगता है हर स्त्री को बात करनी चाहिए। हम बहुत आसानी से सोशल मीडिया से ले करके नॉर्मल समाज में भी हम एक बात बहुत ईजिली सुनते हुए मिल जाते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी, ये बहुत ही एक घिसा पिटा और बेमायने जुमला है जो बार बार कहा जाता है, औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। कुल मिलाकर के ये समझने की ज़रूरत है कि पितृसत्ता और खाप पंचायत और ये जो पुरुषवाद है, ये हमारे मस्तिष्क में होता है और उसकी वाहक पुरुष और औरत दोनों हो सकती हैं। जैसे नारीवाद के वाहक पुरुष भी हैं, उसी तरह से पुरुषवाद की वाहक नारियां भी हैं। तो जैसे एक मालिक अपने दो नौकरों को आपस में लड़ाता है, या एक हम पिछले ज़माने में हमें याद कीजिए कि नवाब जो हैं मुर्गे लड़ाया करते थे, वो मुर्गों को तैयार करते थे, पालते थे, पोसते थे, उनको काजू बादाम खिलाते थे और आपस में लहूलुहान कराते थे। ये उनका मनोरंजन था। उसके अलावा आप याद कीजिए वो परिदृश्य है जहाँ पर शिखंडी के आड़ में हमला होता है और देखने में लगता है कि शिखंडी ने हमला किया है, जबकि शिखंडी ने हमला नहीं किया। तो जो महिलाएं अपने परिवार के अंदर सीनियर गुलाम वर्सेस जूनियर गुलाम का जो ये खेल है, वो सिर्फ इसलिए है कि महिला सोचती है, जो सास है वो सोचती है कि किसी तरह से इतने साल गुलामी करने के बाद हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि एक हमारी भी एक आवाज़ उभरी है परिवार में। अगर हम पितृसत्ता का जो फरमान है और जो उसका एजेंडा उसको लागू नहीं करेंगे तो वो ताकत जो हमें मिली है वो चली जाएगी। याद रखिए जलियांवाला बाग कांड हुआ था इस देश में, जहाँ पर जनरल डायर एक अंग्रेज़ था और उसने भारतीय सेना को हुक्म दिया था उन्हीं भारतीयों के ऊपर गोली चलाने का। एक उसके फायर कहने के ऊपर भारतीय सेना ने भारतीय स्त्री पुरुष बुजुर्ग बच्चों पर गोली चलाई थी। तो गुलाम मानसिकता जो है वो अपने मालिक का एजेंडा ही हर जगह लागू करती है। इसलिए ये कहने में
हमें शर्म नहीं है कि नारियां भी पितृसत्ता की वाहक होती हैं, और नारी की दुश्मन नहीं है, ये पितृसत्ता है जो नारी की दुश्मन है। शिवा, एक सवाल और जो मुझे लगता है कि जब हम औरतों के परिदृश्य पर बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी सवाल ये हो जाता है कि हम ये जानते हैं कि भारत जो है, वो जो ये देश है, वो बहुत उतार चढ़ाव वाला देश है। इसमें धर्म भी है, जातियाँ भी हैं बहुत सारी। क्या आपको लगता है कि दलित, बहुजन या मुस्लिम महिलाएं हैं, उन पे अत्याचार ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू बाकी महिलाओं के? जी, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, दलित, बहुजन और जो हाशिए से बाहर महिलाएं हैं, उन्हीं पर अत्याचार ज़्यादा होते हैं। और ये बहुत दुखद पहलू है भारतीय नारीवाद का कि भारतीय नारीवाद बहुत सिलेक्टिव है। वो अपने मुद्दे तय करता है। जिन महिलाओं के पास आवाज़ है, जो अपनी बात सुना सकती हैं, कह सकती हैं, लिख सकती हैं, वो महिलाएं, दलित महिलाओं का जो दर्द है, जो मुसलमान महिलाओं का दर्द है, जो आदिवासी महिलाओं का जो दर्द है, उसके प्रति अपना मुंह मोड़ लेती हैं। और जब ये एक इंटरनल क्रिटिक भी है हमारे नारीवाद का कि इसी निर्भया के कांड को याद करते हुए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो बाकी के कांड हुए, और हमने उसकी लिस्ट हम लेके आए कि 101 गैंग रेप्स की लिस्ट जो दलितों के साथ हुआ था, 101 गैंग रेप जो दलितों के साथ हुए थे निर्भया के बाद, उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो अगर निर्भया का नाम में वो जो उसका उपनाम है, जाति सूचक जो उसका उपनाम है सिंह और पांडे जो लगा हुआ है, अगर वो नहीं होता तो क्या ये मूवमेंट खड़ा होता? सवाल यही है। हमारा ये जो चुनिंदा नारीवाद है और चुनिंदा संवेदनशीलता है, उसने हमें डिमोरलाइज किया है बहुत ज़्यादा, और उसने हमारे नैतिक बल पर भी सवाल खड़ा किया है कि अगर हम दलित के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, दलित महिला के ऊपर हो रहे खैरलांजी हो रहे, मिर्चपुर हो रहे, या अभी आपने देखा डंगवाल वाला वो वाला मामला साउथ इंडिया में हुआ है, उस पर अगर हम नहीं खड़े होते तो ऐसा नारीवाद जो है उससे हमें दूर होकर के एक विस्तृत मानसिकता और विस्तृत समझ पैदा करनी पड़ेगी, जिसमें ऑप्रेस्ड, मार्जिनलाइज्ड और जो हाशिए पर छोड़ दिए गए उन लोगों की बात सबसे पहले करनी चाहिए। भारतीय समाज एक पिरामिड में जी रहा है, जो पिरामिड के सबसे नीचे हैं उन पर बात हो, ठीक है। और अफसोसनाक बात यह है कि वो महिलाएं जिनके पति, जिनके पिता, जिनके भाई सोशल मीडिया में हैं, मीडिया में हैं, और ये शीर्ष पदों पर हैं, डिसीजन मेकिंग पदों पर हैं, वहाँ पर ये अपनी बात नहीं कर पाती हैं। वहाँ पर ये महिलाओं की, दलित महिलाओं की बात नहीं कर पा रही हैं। आप उनका सोशल मीडिया पर भी आप उनका हस्तक्षेप देखिए तो बहुत आत्म केंद्रित महिला और नारीवाद है उनका जो व्यापक नारीवाद है होना चाहिए वो नहीं है। वो अपनी बात करती हैं, सीधे सिमोन की बात करती हैं, फ्रीडा की बात करती हैं, भारत की की बात करती हैं, हाँ, लेकिन जो उनके देश में लड़ने वाली रेप पे लड़कियां हैं उनकी बात वो नहीं करती हैं। तो ये जो छलांग है, ये जो उनका अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव है लेकिन जो स्थानीय जुड़ाव नहीं है, ये वाकई बहुत अफसोसनाक है। शिवा, आपने सोशल मीडिया की बात छेड़ी तो मुझे लगता है ये एक ज़रूरी बात हो जाती है। हम बहुत बार देखते हैं कि लड़कियां स्क्रीनशॉट्स लगाती हैं, है ना, कि किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या नहीं बोला, उस तरह की चीज़ें वो लगाती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम 2012 से लेकर के 2016 की बात करें तो औरतों को लेकर के, चाहे वो नॉर्मल समाज की बात करें हम, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें, हमारा समाज बदला है? कितना बदला है? क्या सच में बदला है या बदलाव हुआ है? श्वेता, भारत ऐसा देश है जो एक ही समय में कई सदियों में जी रहा है। एक ऐसा तबका है जो अभी भी 18वीं सदी में, और एक ऐसा तबका है जो 21वीं सदी पार कर चुका है, वो पोस्ट 21st सेंचुरी जी रहा है। तो ऐसे ट्रांजिशन के समाज में जहाँ इतना बड़ा रूपांतरण हो रहा है, इतना बड़ा ट्रांजिशन से दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें ये बात समझने की है कि हर तबके के पास अपनी तरह का एजेंडा होगा। खाप पंचायत वालों के पास भी महिलाएं हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी अपनी महिलाएं हैं जो उनका सिग्नेचर कैंपेन करा रही हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा एजेंडा जो है वो कैसे इन सबको साथ में भी लेता है, लेकिन जो इससे दूर चले गए हैं, जो पहले ही लांघ चुके हैं 21वीं सदी को, भारत की जो वास्तविकता है उनसे ऊपर उठ चुके हैं, उनको हमें वापस भी लाना है। तो ये समझना कि बदलाव आसान होगा, बदलाव बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, और जब पूरा समाज करवट ले रहा हो, बदल रहा हो, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। अच्छी बात यह है कि पिछली सदी में जिस बात को बहुत बड़ी बात समझा जाता था, आज की सदी में वो बहुत ही साधारण बात है, वो आज का कॉमन सेंस है। महिला, पुरुष, दलित, नॉन दलित, इन सब का एक वोट है, उसकी एक कीमत है।
उसका एक वेट है। ये 100 साल पहले हम जब अगर सोचते तो हमें बहुत बड़ी बात लगती। आज का ये कॉमन सेंस है, इसलिए हताश नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ 70 सालों में इतना अचीव किया है। हमारी जो रफ्तार है वो कम नहीं है। सिर्फ अगर हमने 70 सालों में ये किया है तो अगले जो 70 साल और जुड़ेंगे उसमें हम कितना कर पाएंगे, इसको लेकर के मैं बहुत आशान्वित रहती हूँ। अगर शीबा के शब्दों में ही कहूँ तो भारतीय समाज जो है वो पिरामिड का समाज है, जिसमें कुछ लोग ऊपर हैं तो कुछ लोग नीचे हैं। अब वो किस वजह से है उसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं, वो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर मैं शीबा को ही कोट करूँगी कि नकारात्मक होते हुए भी उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ों के लिए जगह है और वो उस पर उम्मीद करती हैं। मैं भी ये उम्मीद करूँगी कि शीबा जो कह रही हैं वो सही हो और सच में स्त्रियों के लिए ये समाज बदले। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।